एट्थ क्लास। पिछली कक्षा में पाठ 10 ध्वनि के बारे में हमने पढ़ा था। ध्वनि का एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है ना। कंपन को दोलन भी बोलते हैं। कंपन मतलब वस्तु अपनी बीच की स्थिति के दोनों ओर गति करती है, मतलब हिलती है। जैसे कि बताया था कि जैसे ये एक टेबल है और टेबल में बीच में जो दरार होती है, दरार में यदि हम एक चाकू को फंसा देते हैं, है ना, और फिर उसको यहाँ से एक साइड खींच कर छोड़ देते हैं तो वो जल्दी जल्दी हिलने लगता है ना, जल्दी जल्दी हिलने लगता है। और जब हिलता है तब तक उसमें से आवाज़ आती रहती है ना। और जब हम इसको छू देंगे, पकड़ लेंगे इसको, तो इसके कंपन बंद हो जाएंगे। मतलब हिलना, कंपन करना मतलब हिलना, है ना, मतलब अपनी बीच की स्थिति के दोनों ओर हिलना। जैसे कि हम झूले पर बैठते हैं तो झूले में हम क्या करते हैं? आगे पीछे होते हैं। झूला बीच में होता है, हम एक साइड को झूला ले जाकर छोड़ देते हैं तो आगे पीछे हम झूलते हैं, है ना। उसको कंपन कहते हैं या दोलन कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो चाकू है ये अपनी बीच की स्थिति के दोनों ओर इस तरह से जल्दी जल्दी हिलने लगता है ना। और जब तक ये हिलता रहता है तब तक आवाज़ आती रहती है। जब हम इसको पकड़ लेते हैं तो कंपन बंद हो जाते हैं, तो ये इसमें से आवाज़ आना बंद हो जाती है ना। तो मुख्य बात क्या है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है, कंपन से या दोलन से उत्पन्न होती है। जब तक वस्तु कंपन करती रहती है तब तक उसमें से आवाज़ आती रहती है ना। और कंपन क्या होते हैं या कंपन को कैसे हम गिन सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे गिन सकते हैं? मान लो एक पत्थर में धागा बांधकर हम उसको एक जगह लटका दें। ये इधर कील लगाकर मैं समझ लो दीवार है ये, और इसमें ये किल्ली लगाकर, और इसमें यदि हम इस धागे को लटका देते हैं जिसमें कि पत्थर बंधा हुआ है, और इसको एक साइड ले जाकर छोड़ देते हैं तो ये दोनों ओर कंपन करने लगता है। ठीक है, मतलब दोनों ओर ये गति करने लगता है, जिसको हम कंपन कहते हैं या दोलन कहते हैं, है ना। अब ये इसकी बीच की स्थिति है। बीच की स्थिति के एक ओर ये खा तक आएगा, खा से फिर यहाँ से होते हुए गा तक जाएगा और फिर दोबारा का पर आएगा, तब एक कंपन पूरा होगा। यानी यहाँ से यहाँ आया, फिर गा तक, फिर वापस का पर आया, यानी दोबारा का पर आएगा, तब एक कंपन पूरा होगा, है ना। इस तरह से हम इसको गिन सकते हैं। लेकिन इसको गिनने में कितना समय लगता है ये हम इस तरह से हम नहीं बता सकते। इसके लिए हमको एक अधिक कंपनों की संख्या अधिक गिनना पड़ेगी, है ना। जैसे उसके लिए क्या करेंगे, एक स्टॉप वॉच को रखेंगे। स्टॉप वॉच होती है मतलब विराम घड़ी होती है, जिसमें ऊपर एक बटन लगी होती है। जब हम इस बटन को दबा देते हैं तो ये घड़ी चलना शुरू हो जाती है ना। और दोबारा यदि हम बटन को दबा देंगे तो वहीं पर ये रुक जाती है ना। तो इस स्टॉप वॉच को रखेंगे और कंपन हम गिनेंगे। इस पर हम ध्यान देंगे। अब स्टॉप वॉच को पे हमने स्टॉप वॉच को यहाँ पे रखा और उसके बाद इसके कंपन हमने देखे, है ना। जब हम देखेंगे कि ये बीच में का पर आ गया तो हम तुरंत इसकी बटन दबा देंगे, है ना। और फिर उसके बाद बटन दबाने के बाद हम स्टॉप वॉच को भूल जाएंगे, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। अब हमको ध्यान कहाँ देना है? यहाँ देना है ना। तो इसमें हम गिनना शुरू करेंगे। ये जैसे ये का पर है, दोबारा का पर आती है तो एक कंपन, फिर का पर आती है तो दो कंपन, फिर 3 4 इस तरह से गिनते जाएंगे। और जब 20 कंपन पूरे हो जाएंगे तब हम स्टॉप वॉच की जो बटन है इसको फिर दबा देंगे, है ना। दबा देंगे तो घड़ी वहीं पर रुक जाएगी। तब हम देखेंगे कि कितने सेकंड हुए। मान लो 40 सेकंड होते हैं तो कितने कंपन हमने गिने थे? 20 कंपन। 20 कंपन कितने समय में हुए? 40 सेकंड में। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे कि जब 20 कंपन में 40 सेकंड का समय लगा, 20 कंपन में 40 सेकंड का समय लगा, तो एक कंपन में कितना समय लगेगा, है ना। तो एक कंपन में कितना? 40/20, 2 सेकंड लगे। तो 2 सेकंड क्या है? इसका आवर्तकाल है। मतलब आवर्तकाल यानी एक दोलन में लगा समय। ये एक दोलन में समय निकाला हमने 2 सेकंड, है ना। 20 दोलन में 40 सेकंड लगे तो एक दोलन में कितना लगा? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड क्या है? इसका आवर्तकाल है। आवर्तकाल यानी दोलन काल। इसका मतलब होता है एक दोलन में लगा समय। एक दोलन में लगा समय आवर्तकाल या दोलन काल कहलाता है।
ठीक है, 2 सेकंड इसका आवर्तकाल है। इसी तरह से आवृत्ति होती है। यदि हम आवर्तकाल को उल्टा कर दें, मतलब आवर्तकाल में होता है एक दोलन में लगा समय। यदि हम समय को शुरू में ले आएँ, यहाँ लिखा है एक दोलन आवर्तकाल में, तो हम एक दोलन की जगह 1 सेकंड करें, है ना। और यहाँ लगा समय, ये समय बाद में है, समय हम पहले ले आए हैं यहाँ पर, और ये एक दोलन लगा हुआ है, दोलन बाद में ले आए। उल्टा कर दें इसको, तो 1 सेकंड में किए गए दोलन की संख्या, 1 सेकंड में किए गए दोलन की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, 1 सेकंड में किए गए दोलन की संख्या, ये क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, आवर्तकाल होता है एक दोलन में लगा समय, और आवृत्ति होती है 1 सेकंड में किए गए दोलन। ठीक है, 1 सेकंड में किए गए दोलन। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, है ना। 20 हर्ट्ज यदि किसी की आवृत्ति है तो इसका मतलब है 1 सेकंड में वो 20 दोलन करती है वस्तु। यदि किसी वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, इसका अर्थ क्या है कि वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन करती है ना। आवृत्ति का सूत्र होता है 1/, आवर्तकाल। यदि हमारे पास हमको आवर्तकाल मालूम है तो हम इस सूत्र के द्वारा आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आवृत्ति 2 सेकंड, क्या अभी हमने निकाला था आवर्तकाल कितना? 2 सेकंड। तो आवर्तकाल की जगह पे 2 रख देंगे, तो 1/2 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है। 1/2 हर्ट्ज आवृत्ति है, इसका मतलब है कि वस्तु 1 सेकंड में आधा दोलन करती है। 1/2 यानी आधा। ठीक है, फिर आयाम क्या होती है? ये वस्तु जो दोलन कर रही है तो इसकी बीच की स्थिति के एक ओर की दूरी आयाम कहलाती है। बीच की स्थिति के एक ओर वस्तु जितनी दूर जाती है वो उसका आयाम कहलाती है ना। तो का से गा तक ये आयाम होगा, ये दूरी आयाम। इसी तरह से का से खा तक की दूरी ये आयाम कहलाएगी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि माध्यम, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। मतलब कोई भी माध्यम होना जरूरी है। जैसे वो माध्यम ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है ना। हवा, पानी या मतलब द्रव, ठोस, द्रव या गैस, हवा, पानी या ठोस कुछ भी। जैसे अब ट्रेन चलती है किसके ऊपर? पटरियों पर चलती है। पटरियों पर ट्रेन चलती है, तो जब ट्रेन पटरियों पर चलती है तो क्या होता है? पटरियाँ कंपन करने लगती हैं, है ना। कंपन करने लगती है तो वो कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये ध्वनि यदि ट्रेन बहुत दूर भी है और हम पटरियों के पास कान ले जाकर सुनेंगे तो हमको आवाज़ सुनाई देगी। तो ये ध्वनि तरंगें कहाँ से आ रही हैं? ट्रेन, ये जो पटरियों में से, मतलब लोहे की पटरियाँ बनी होती है ना, तो पटरियों में से होती हुई ध्वनि जो है वो हमारे कानों तक पहुंच रही है। ठीक है, तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता, मालूम है सबको कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, इसलिए ध्वनि संचरण के लिए माध्यम नहीं मिलता। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम नहीं मिल पाता। इसलिए वहाँ पर यदि 2 व्यक्ति पास पास भी खड़े हैं, बिल्कुल पास पास खड़े हैं, फिर भी यदि वो बोलते हैं तो एक व्यक्ति की आवाज़ दूसरा व्यक्ति नहीं सुन सकता, क्योंकि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम जरूरी है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो इसलिए माध्यम नहीं मिल पाता ध्वनि को। ठीक है, माध्यम नहीं मिल पाता, इसीलिए एक व्यक्ति की आवाज़ दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देती, भले ही वो बिल्कुल पास पास खड़े हों तो भी नहीं सुनाई देती, है ना। और हम लोग जो ध्वनि सुनते हैं तो इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि हवा है, हवा में से ध्वनि का संचरण हो सकता है, हवा में से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, इसलिए हमको आवाज़ सुनाई देती है ना। ये यदि हम एक कांच का बेलजार, ये इस तरह का बेलजार होता है ना, कांच का बेलजार ये इस तरह का यदि हम रखते हैं, है ना, कांच का बेलजार यदि हम रखते हैं और इसके अंदर हम एक घड़ी को रख देते हैं, ठीक है, एक घड़ी को रख देते हैं, मान लो इसके अंदर एक घड़ी है, तो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ हमको सुनाई देगी। लेकिन यदि हम इस बेलजार में से हवा को निकाल लें,
हवा निकालने के लिए एक पंप आता है जिसको निर्वात पंप बोलते हैं। निर्वात का मतलब होता है खाली जगह, जहाँ हवा भी नहीं है। जहाँ हवा भी नहीं है उसको निर्वात बोलते हैं। ठीक है, तो हवा को निकालने के लिए जो पंप आता है उसको निर्वात पंप बोलते हैं, है ना। तो निर्वात पंप से यदि हम इसके अंदर की हवा निकाल लेंगे उसके बाद ये घड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हवा निकाल ली तो ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम नहीं मिल पाता। तो इतना समझ में आया सबको, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम ज़रूरी होता है। ये माध्यम मतलब क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, जैसे कोई रेल की पटरियों में से भी ध्वनि संचरित हो सकती है, हवा में से भी तो होती ही है ना, पानी में से भी ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि का संचरण पानी में से भी हो सकता है। अब हमको ध्वनि कैसे सुनाई देती है? हमारा जो कान होता है वो 3 भागों में बटा होता है ना, 3 भागों में बटा होता है। ये सबसे बाहर की तरफ जो होता है ये बाह्य कर्ण होता है, ये बाह्य कर्ण कहलाता है ना। तो ध्वनि जब किसी माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब किसी स्रोत से ध्वनि का जहाँ से उत्पन्न होती है उसको ध्वनि का स्रोत कहते हैं, है ना। तो ध्वनि हवा में से होते हुए जब हमारे कानों तक पहुँचती है, कानों तक पहुँचती है तो क्या होता है कि बाह्य कर्ण, बाहर से आने वाली जो आवाज़ है वो बाह्य कर्ण में पहुँचती है, बाह्य कर्ण से मध्य कर्ण तक पहुँचती है ना। ये बाह्य कर्ण है और ये मध्य कर्ण है, ये मध्य कर्ण है ना। तो मध्य कर्ण में जो कान का पर्दा होता है जिसको कर्णपटह बोलते हैं, है ना, कर्णपटह है ये। ठीक है, कान का पर्दा जिसको हम बोलते हैं ना वो कर्णपटह, मध्य कर्ण में कर्णपटह होता है। तो बाहर से कोई ध्वनि जब आती है तो वो बाह्य कर्ण से मध्य कर्ण तक पहुंचती है। तो मध्य कर्ण में जो कर्णपटह है ये कंपन करने लगता है। ठीक है, कंपन करने लगता है और इसके कंपन मध्य कर्ण तक पहुंचते हैं, अंतःकर्ण तक पहुंचते हैं, सॉरी अंतःकर्ण तक पहुंचते हैं। ये हड्डियों का एक सेट होता है, ये भी कंपन करने लगता है और इसके माध्यम से कंपन जो है वो अंतःकर्ण तक पहुंचते हैं। अंतःकर्ण तक जब ये पहुंच जाते हैं कंपन, तो क्या होता है, अंतःकर्ण से जुड़ी हुई श्रवण तंत्रिका, ये श्रवण तंत्रिका है, ये श्रवण तंत्रिका है जो अंतःकर्ण से जुड़ी होती है। तो अंतःकर्ण तक जब कंपन पहुंच जाते हैं तो इन कंपनों को ये श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क तक भेज देती है ना। ये श्रवण तंत्रिका इन कंपनों को मस्तिष्क तक पहुंचा देती है ना। और मस्तिष्क से फिर जब मस्तिष्क तक ये कंपन पहुंच जाते हैं तब हमको ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्वनि को सुन पाते हैं। अब श्रव्य ध्वनि मतलब हमको ये मालूम है कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वस्तु का कंपन करना आवश्यक होता है, मतलब वस्तु जो है वो कंपन करती है। तो कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, उनको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं, है ना। श्रव्य ध्वनि किसे कहेंगे? जिन्हें हम सुन सकते हैं, श्रव्य ध्वनि जिनको हम सुन सकते हैं। तो हम किन ध्वनियों को सुन सकते हैं? जिनकी आवृत्ति बताया ना, 1 सेकंड में किए गए दोलन की संख्या, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है ना। मतलब 20 कंपन प्रति सेकंड से, हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं इसको। 20 कंपन प्रति सेकंड से मतलब 1 सेकंड में 20 कंपन, 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति वाली ध्वनि को हम सुन सकते हैं। तो इनको हम सुन सकते हैं, इसलिए इनको श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी ध्वनि को, इन आवृत्ति की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो श्रव्य ध्वनि क्या होती है? श्रव्य मतलब सुनने लायक, श्रव्य मतलब सुनने लायक। तो
हम किन ध्वनियों को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होती है, उन आवृत्ति की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। इसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य मतलब जो सुनने से परे हो, पराश्रव्य ध्वनि जिसको हम नहीं सुन सकते। 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक, 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। अधिक आवृत्ति की ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो होती है, ये क्या कहलाती है? पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। इसको हम नहीं सुन सकते। तो मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक की आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, जिसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि जो हम नहीं सुन सकते। पराश्रव्य मतलब सुनने से परे हो, मतलब जिसको हम नहीं सुन सकते, वो क्या कहलाती है? पराश्रव्य ध्वनि। और ये होती है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है, ये पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। ठीक है। तो कुत्ता वगैरह जो होते हैं, चमगादड़ हैं, कुत्ते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं, ये पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। मतलब 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को ये लोग सुन सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है प्रतिध्वनि। ध्वनि का परावर्तन होता है। कभी कभी देखा होगा, जैसे बड़े बड़े जो भवन होते हैं, जैसे राज्यसभा है, विधानसभा है, या कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े मंदिरों में भी जाते हैं, बड़े बड़े हॉल जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर यदि हम आवाज़ करते हैं, बोलते हैं, तो हम थोड़ी देर में मतलब तुरंत ही, लगभग कुछ सेकंड में ही हमारी ही आवाज़ हमको दोबारा सुनाई देती है। तो हम लोग बोलते हैं आवाज़ गूंजती है। यहाँ पर बोलते हैं ना, आवाज़ गूंजती है। आवाज़ गूंजने का मतलब क्या होता है? हम जो कुछ बोल रहे हैं, हम जो चिल्ला रहे हैं मान लो वहाँ पर, तो तुरंत हमारी ही आवाज़ हमको अपने कानों में सुनाई देती है। हमारी ही आवाज़ हमको तुरंत दोबारा सुनाई देती है ना। इसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। आवाज़ गूंजती है, इसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि क्यों होती है? जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है ना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकरा कर वापस लौटता है ना। ये प्रकाश है, किसी अपारदर्शी सतह से टकरा कर वापस लौटता है, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। जैसे गेंद को यदि हम दीवार पर मारते हैं तो दीवार से टकरा कर वो वापस हमारे पास आती है, खेलते हैं ना ऐसा। तो ये इसी तरह से प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौटता है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे ये प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी तरह से ध्वनि का भी परावर्तन होता है। लेकिन वो कब होता है? जब बोलने वाला या जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो और सामने वाली सतह के बीच जहाँ ध्वनि टकरा रही है लगभग 17 मीटर की दूरी हो या इससे अधिक हो, है ना। 17 मीटर या अधिक दूर हो ध्वनि, यदि परावर्तक सतह जो है वो ध्वनि के स्रोत से, मतलब जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है वहाँ से, ये यहाँ से मान लो ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यहाँ से ये यहाँ टकराएगी ध्वनि, जा रही है ध्वनि, और ये यहाँ से टकरा के वापस हमारे कानों तक पहुँचती है। मान लो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम बोल रहे हैं, तो हमारी आवाज़ जाती है और यहाँ सामने वाली सतह से टकराकर वापस हमारे कान तक पहुँचती है। इसलिए हमको तुरंत ही हमारी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि सुनाई देती है हमको, है ना। तो ये प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। मतलब ध्वनि जो है वो सामने वाली सतह से टकरा कर वापस लौटती है हमारे कानों तक, है ना, इसलिए हमको दोबारा सुनाई देती है। तो इसको प्रतिध्वनि कहते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि हमारे और सामने वाली सतह
यानी सामने यदि कोई दीवार है उसके बीच में लगभग 17 मीटर या इससे अधिक दूरी होना चाहिए। छोटे छोटे कमरों में जब हम अपने घर में रहते हैं तो हमको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है ना, क्योंकि उतनी दूरी नहीं होती है। लेकिन बहुत बड़े 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 जो हॉल होते हैं, ख़ास तौर से जैसे राज्यसभा भवन है, विधानसभा भवन है ना, या कभी कभी बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, तो वहाँ पर बहुत दूरी होती है ना, तो इसलिए वहाँ पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो प्रतिध्वनि में फिर क्या होता है कि आवाज़ क्लियर समझ में नहीं आती है। जैसे अब राज्यसभा है, विधानसभा है, यहाँ पे तो मीटिंग वगैरह चलती रहती है ना, मीटिंग चलती रहती हैं, व्याख्यान वगैरह होते रहते हैं, बोलते रहते हैं, नेता लोग बोलते हैं। तो यदि प्रतिध्वनि होगी तो वो जो कुछ बोलेंगे वो दोबारा दोबारा सुनाई देगा, तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए ऐसी जगह पर जैसे सामने वाली जो सतह है जहाँ ध्वनि टकरा रही है, वहाँ पर कागज़, पर्दे है ना, कपड़े के पर्दे या एस्बेस्टस की शीट, ये इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं। ये सीटें क्या करती हैं, ध्वनि को सोख लेती हैं, मतलब ध्वनि के परावर्तन को रोकती हैं ये, है ना। इनसे ध्वनि का अवशोषण हो जाता है, मतलब ये ध्वनि को सोख लेती हैं, टकरा के वापस नहीं लौटने देती, है ना। इसलिए प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं होती है ना। तो जैसे कार्क है या लकड़ी है, थर्मोकोल है, ये क्या है, ध्वनि के परावर्तक नहीं है बल्कि अवशोषक होते हैं ध्वनि के। इसीलिए देखो हमारे घरों में भी बड़े बड़े घर होते हैं, तो उनमें यदि पर्दे नहीं लगे होते हैं तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। पर्दे यदि नहीं लगे होते हैं तो हम जो बोलते हैं वो हमारी आवाज़ हमको स्पष्ट सुनाई नहीं देती, स्पष्ट समझ में नहीं आती। लेकिन यदि पर्दे लगे हुए होते हैं तो ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। हम जो भी बोलता है, कोई भी जो कुछ भी बोलता है, तो ध्वनि स्पष्ट समझ में आती है ना, क्योंकि पर्दे जो हैं वो ध्वनि के परावर्तन को रोक देते हैं। ध्वनि के परावर्तन को रोक देते हैं मतलब कि ध्वनि जब उन तक पहुंचती है तो ये ध्वनि को सोख लेते हैं और टकरा कर वापस नहीं लौटने देते, इसलिए प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती। तो ये ध्वनि के परावर्तक कहलाते हैं, ठीक है, ध्वनि के परावर्तक होते हैं। अब ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड ये ध्वनि की चाल होती है ना, ये ध्वनि की चाल होती है। तो इसीलिए तो मतलब इतनी तेज़ी से ध्वनि सुनाई, इसलिए हमको ध्वनि तुरंत सुनाई देती, मतलब कोई हमारे सामने बोलता है तो तुरंत उसकी आवाज़ हम तक पहुंच जाती है, हमको तुरंत सुनाई देती है। जैसे ही वो बोलता जाता है हमको सुनाई देती जाती है ना, क्योंकि ध्वनि की चाल जो है, मतलब स्पीड जो है वो बहुत तेज़ है। 332 मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 332 मीटर की दूरी तय कर लेती है ध्वनि, आवाज़। जो कुछ भी हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ वो एक सेकंड में 332 मीटर तक पहुंच जाती है ना। इसलिए कोई भी बोलता है तो हमको तुरंत ही उसकी आवाज़ हमको सुनाई दे जाती है ना। प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो बरसात में जब बादल गरजते हैं और बिजली भी चमकती है ना, तो बादलों का गरजना और बिजली का चमकना ये लगभग एक साथ होता है, लेकिन हमें चमक पहले दिखाई दे जाती है और आवाज़ जो है वो, बादलों का गर्जन जो है वो बाद में सुनाई देता है। चमक पहले दिखाई क्यों दे जाती है? क्योंकि ध्वनि की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब लगभग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, 30 करोड़ मीटर, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, ये क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है, ये प्रकाश की चाल होती है ना।
30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना फ़र्क है। इसलिए हमको मतलब बिजली की चमक, बिजली चमकती है वो पहले दिखाई दे जाती है और बादलों का गरजना बाद में सुनाई देता है ना। तो ये हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब मोटी पतली ध्वनि होती है या तीव्र और मंद ध्वनि होती है ना। तो ये ध्वनि की जो तीव्रता है वो कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। आयाम हमने क्या बताया? बस वस्तु जो है अपनी बीच की स्थिति के दोनों ओर, मतलब इस साइड जितनी दूर चलेगी, इस साइड करेंगे तो इस साइड जितनी दूर चलेगी ये इसका आयाम कहलाएगा, है ना। इसी तरह से इस साइड जितनी दूर चलेगी ये इसका आयाम कहलाएगा। तो आयाम जो होता है, यदि ज़्यादा होता है, अधिक आयाम होता है तो उसके जो कंपन है वो तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो झूला झूलते हैं हम, झूला झूलते हैं, यदि हम बहुत तेज़ी से झूलते हैं, मतलब ज़्यादा दूर तक झूलते हैं हम झूला, तो उसमें से साए साए की आवाज़ तेज़ी से आती है ना, है ना। झूला झूलते हैं तो हम जितनी दूर जाएंगे, जितने आगे पीछे जाएंगे, जितनी दूर आगे पीछे जाएंगे उतनी ही तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। और धीरे धीरे झूलते रहते हैं तो आवाज़ कम सुनाई देती है। मतलब आयाम जितना ज़्यादा होगा ध्वनि उतनी ही तीव्र सुनाई देगी, उतनी ही तेज, उतनी ही ज़्यादा सुनाई देगी। तो ध्वनि की तीव्रता यानी ध्वनि की तेजी कंपन के आयाम पर निर्भर करती है ना। वस्तु, कंपन करती हुई वस्तु का आयाम जितना ज़्यादा होगा, यानी बीच की स्थिति से दूरी, इसको झूले से समझ सकते हैं। झूले में हम जितने दूर आगे पीछे जाएंगे, मतलब आयाम जितना ज़्यादा होगा उतनी ही तेज आवाज़ सुनाई देगी। और धीरे धीरे झूला झूलेंगे तो क्या होगा? आयाम जो है वो कम होगा, मतलब बीच की दूरी जो है वो कम होगी। कम दूरी तय करेंगे तो ध्वनि भी कम सुनाई देगी। ठीक है। तो आयाम पर निर्भर करती, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। तो क्या होता है कि ध्वनि जो है हम देखते हैं कि कभी कभी म्यूजिक की जो ध्वनि है, संगीत की ध्वनि, वो हमको बहुत प्यारी लगती है ना। कानों को सुनने में बहुत प्रिय लगती है ना। तो ऐसी ध्वनि जो कानों को सुनने में अच्छा लगे उसको कर्णप्रिय ध्वनि कहते हैं, कर्णप्रिय ध्वनि कहते हैं। और बाहर जैसे शोर होता रहता है, चिल्लाते रहते हैं बहुत लोग, गाड़ियों का शोर होता है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, हॉर्न दे रही हैं, उन गाड़ियों के चलने की आवाज़ आ रही है ना। तो ये कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसको शोर कहते हैं या कोलाहल कहते हैं। तो शोर या कोलाहल वो अनियमित कंपनों से होता है। ध्वनि के जो कंपन हैं वो अनियमित होते हैं, मतलब कोई निश्चित समय नहीं होता, कोई निश्चित दूरी नहीं होती कंपन की, तो उससे कोलाहल होता है। और जो सुस्वर ध्वनि होती, सुस्वर मतलब जो कानों को प्रिय लगने वाली ध्वनि है, जैसे संगीत की ध्वनि, ये कानों को प्रिय लगती है, इसको सुस्वर ध्वनि कहते हैं, है ना। सुस्वर ध्वनि कहते हैं, सुस्वर ध्वनि कहते हैं। तो ये कानों को प्रिय लगती है, सुनने में अच्छा लगता है, संगीत की ध्वनि, है ना। ये इसमें नियमित कंपन से शुरू होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है। सुस्वर ध्वनि जो है यानी संगीत की ध्वनि जो है, म्यूजिक जो है, ये इसमें कंपन नियमित होते हैं, नियमित कंपनों से होती है ना। और जो शोर होता है, कोलाहल होता है, वो अनियमित कंपनों से होता है। ठीक है। तो ये पाठ पूरा हुआ।